नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पीएम मोदी ने आज अपने बिहार दौरे से चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मोदी का भागलपुर दौरा विकास वाला विजन है या सिर्फ चुनावी एजेंडा? फैक्टर 15 के जरिए इसे डिकोड करेंगे। बुद्ध की धरती से आज पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा की है। इसके जरिए कौन सा सियासी संकेत देने की कोशिश की गई है, इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान होने वाला है, लेकिन इससे पहले सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया कि सियासी संग्राम शुरू हो गया, दिखाएंगे आपको। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे विराट धांसू और पाकिस्तान में आंसू। तो शुरुआत करते हैं भारत की बात की, और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की करेंगे, क्योंकि चुनावी साल में पीएम मोदी के दौरे से प्रदेश के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पहले उन्होंने भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार के साथ रोड शो किया। इस दौरान पीएम और सीएम खुली गाड़ी में सवार होकर जनता के बीच से होते हुए रैली के मंच तक पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। इस कार्यक्रम में मंच पर उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान समेत जेडीयू और एनडीए के तमाम बड़े स्थानीय नेता और मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के कार्यक्रम में लाखों किसानों के जुटने का भी दावा किया गया। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी बिहार को दी है। पीएम मोदी के दौरे को सत्ता पक्ष राज्य के विकास से जोड़ रहा है, तो विपक्ष पीएम मोदी की बिहार यात्रा को कोरा चुनावी स्टंट बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी और बीजेपी को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं, बल्कि पीएम मोदी के दौरे का मकसद दिल्ली जीतने के बाद मिशन बिहार पर फोकस करना है। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आज हम आपके लिए पीएम के दौरे का फैक्टर 15 डिकोड करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया की चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरह जंगल राज और भ्रष्टाचार का जिक्र कर आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। तो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। एनडीए सरकार ना होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। मोदी है, ये नीतीश जी है, जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। पहले क्या स्थिति थी, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, सब जगह से विकास हो रहा है। कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पीएम मोदी का दौरा अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। इसे बीजेपी और एनडीए का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। भागलपुर में रैली के जरिए भी पीएम मोदी और एनडीए ने प्रदेश की जनता को कई तरह के सियासी संदेश देने की कोशिश की है। इसके संकेत भागलपुर में पीएम मोदी की रैली के मंच से मिले हैं, जहां बिहार से जुड़े एनडीए नेताओं का पूरा जमावड़ा नजर आया। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ अपनी केमिस्ट्री दिखाने की भी भरपूर कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार के ऐसे कई फ्रेम मीडिया के कैमरों पर रिकॉर्ड हुए हैं, जब वो पीएम मोदी के बगल में बैठे उनसे लगातार बातचीत करते नजर आए। पीएम मोदी ने भी उन्हें लाडला सीएम कहकर संबोधित किया। इस रैली का पहला संदेश बिहार में एनडीए की एकजुटता दिखाना है।
नीतीश कुमार ने भी अपने भाषण में कहा कि सभी लोग मोदी जी के पक्ष में हैं, इनके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है। बिहार से किसानों के खाते में किसान निधि की 19वीं किस्त जारी करने का संदेश यह है कि बिहार में अन्नदाता किसानों पर बीजेपी और एनडीए का फोकस रहने वाला है। इसके अलावा बिहार को एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार के फायदे वाला सियासी संदेश देने की भी कोशिश इस रैली के जरिए की गई है। यही नहीं, पीएम मोदी ने रैली में बोलते हुए महाकुंभ और महाशिवरात्रि का भी जिक्र किया। इसे उनके हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। उधर पीएम मोदी के दौरे ने विपक्ष को निशाना साधने का भी मौका दे दिया। पटना में आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर बिहार से किए गए वादे पूरा न करने के आरोप लगाए गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी यहां कूच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उन्हें लिट्टी चोखा, मखाना, आम, लीची और छठी मैया की भी याद आएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के विकास पर ध्यान दे रही है। विपक्ष को राजनीति के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। प्रधानमंत्री इसके अलावा करते क्या? देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। बस इतना आग्रह होगा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा मत करिएगा। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे। अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है? बिहार की समस्याओं की चिंता होगी। बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। तो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। जदयू को बहुत उम्मीद थी प्रधानमंत्री आएंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह पक्का विश्वास रखिए कि जो हाल शिंदे का हुआ महाराष्ट्र में, वही नीतीश जी का होगा। अब आपके लिए पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से जुड़ा वो फैक्टर 15 डिकोड करते हैं, जिसके बारे में हमने खबर की शुरुआत में आपको बताया था। कि फैक्टर 15 आखिर क्या है, कैसे पीएम मोदी ने भागलपुर में रोड शो, रैली के साथ 22,000 करोड़ किसान सम्मान निधि जारी कर इस फैक्टर को साधने की पुरजोर कोशिश की है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के केंद्र में भागलपुर और उससे सटे मुंगेर और बांका जिले के किसान हैं। पीएम मोदी ने दौरे पर यहां के किसानों को कई सौगातों का ऐलान किया है। इससे पहले जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भागलपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने भी भागलपुर में मखाना उत्पादक किसानों से मुलाकात की थी। इस बीच राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने अपने दौरे से भागलपुर, बांका और मुंगेर समेत 3 जिलों की करीब 15 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 15 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर बीजेपी और एनडीए की कोशिश इस प्रदर्शन को और बेहतर करने की है। यही वजह है कि बजट से लेकर रैली तक मोदी सरकार यहां के किसानों को लुभाने में लगी है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए
इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि पीएम मोदी जब यहां आएंगे तो उन्हें लिट्टी चोखा और मखाना की याद जरूर आएगी। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। हालांकि ये तो अभी बिहार के चुनावी तापमान का ट्रेलर भी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जाएगा, बिहार का सियासी घमासान और तेज होता जाएगा। बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी, एनडीए और विपक्ष दोनों पक्षों के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। बीजेपी और एनडीए की कोशिश दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में जीत का सिलसिला बरकरार रखने की होगी। वहीं विपक्ष जोर लगाएगा कि जीत का ये सिलसिला बिहार में तोड़ दिया जाए। बीजेपी, जेडीयू की नजर बिहार में जीत हासिल कर विपक्ष के खिलाफ एनडीए गठबंधन की राजनीति मजबूत करने पर होगी। उधर आरजेडी, कांग्रेस कोशिश करेंगे कि बिहार में जीत हासिल कर बाकी देश में मोदी को हराने वाला माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा अगर अकेले बीजेपी के एंगल से बिहार चुनाव को देखें तो उसका प्रयास प्रदेश में अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का होगा। दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश रहेगी कि बीजेपी को कम सीटों पर ही रोक दिया जाए ताकि बिहार बीजेपी की सत्ता का एक और पावर सेंटर ना बन सके। बीजेपी इसलिए भी इस बार बिहार पर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि ये अकेला हिंदी भाषी राज्य है जहां वो अब तक अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकी है। राजनीति के जानकारों की माने तो पीएम मोदी के भाषण से जो संकेत मिला है उसके मुताबिक बीजेपी यहां भी धार्मिक कार्ड की बदौलत ही चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रही है। बुद्ध की धरती के बाद रुख संगम नगरी प्रयागराज का करते हैं, जहां महाकुंभ खत्म होने में 2 दिन का वक्त बचा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान होने वाला है। यह इम्तिहान योगी सरकार और कुंभ प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि महाकुंभ के 43वें दिन संगम नगरी में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर पुलिस और प्रशासन को मौनी अमावस्या वाली टेंशन में जरूर डाल दिया है। इस टेंशन के बीच महाकुंभ को लेकर दिए गए सीएम योगी के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे विपक्ष भाषा की मर्यादा का अपमान बता रहा है। वो बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको महाशिवरात्रि वाले महाभीड़ के अलर्ट पर ग्राउंड से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो दिन बाद महाशिवरात्रि पर होने वाले आखिरी अमृत स्नान के लिए हर कोई प्रयागराज की तरफ जा रहा है, पवित्र डुबकी की आस में। फिर चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, भीड़ में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के स्नान का ही इंतजार था। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली। कितनी देर लगी पहुँचने में? ट्रेन से? जगह मिल गई? बहुत भीड़ भाड़ थी। और भीड़ भाड़ थी। जाम में तो नहीं फंसे? नहीं, जाम तो था लेकिन कम था। हम लोग पटना से आ रहे हैं, ट्रेन में बहुत दिक्कत है, फिर भी पहुंच गए। और अभी तो जो 8-10 किलोमीटर चलना भी है। हाँ, चल जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, संगम तट पर भीड़ है, त्रिवेणी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर श्रद्धालुओं का रैला है। मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, लेकिन इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि कहीं पिछला रिकॉर्ड भी न टूट जाए। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम ऐसे किए हुए हैं कि इन रास्तों पर जहाँ पर पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों को आने से रोका जाए। पुलिस और प्रशासन ने किए हैं इसी बात को ध्यान रख के इंतजाम कि लोगों को किसी भी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। आखिरी स्नान से पहले महाकुंभ के नाम पर मनमानी भी हो रही है। श्रद्धालु को संगम पर जाकर स्नान करने के लिए नाव लेनी पड़ती है। नाव लेने के लिए लोग बोट क्लब आते हैं, लेकिन बोट क्लब पर किराया इतना है कि कई लोग किराया सुनकर ही पीछे हट रहे हैं। आम दिनों में नाव का किराया 100 से 200 रुपए होता था, लेकिन आखिरी स्नान से पहले किराए ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है। अब किराया 2000 से 2500 तक है। ऐसा लग रहा है कि बोटिंग का थोड़ा सा किराया इंक्रीज हुआ है, पर पर्सन 2000 रुपए लिए जा रहा है, ये कम होना चाहिए। बहुत पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मन हो रहा जाए, मन हो रहा नहीं जाए, क्या करें। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी सैलाब उमड़ा है।
जितनी संख्या प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जाने वालों की है, उससे कहीं ज्यादा संख्या आखिरी स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचने वालों की। हालांकि भीड़ को देखते हुए प्रशासन इस बार एक्शन में नजर आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर देखिए, इस वक्त आपको किसी भी तरीके की अव्यवस्था नजर नहीं आएगी, ना ही किसी तरह की अफरा तफरी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जा रही है जिनकी ट्रेन खुलने में आधा घंटे का वक्त रह गया है। कटनी रेलवे स्टेशन भी भीड़ से पटा पड़ा है। हर कोई प्रयागराज जाना चाहता है। कटनी से प्रयागराज की दूरी 274 किलोमीटर है और इस यात्रा में करीब 6.5 घंटे लगते हैं। लेकिन श्रद्धालु एक पैर पर खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें पवित्र डुबकी का मौका मिल जाए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भीड़ है, तो वाराणसी और अयोध्या में भी भक्तों का जनसैलाब आया हुआ है। इनमें ज्यादातर वो श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में डुबकी लगाकर अयोध्या और वाराणसी पहुंचे हैं। भीड़ के बीच वीवीआईपी दर्शन भी जारी है। आज बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। पंकजा मुंडे समेत कई और वीवीआईपी भी स्नान करने पहुंचे। इस भीड़ के बीच प्रशासन का भी बड़ा इम्तिहान है। शिवरात्रि पर करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन भी आखिरी स्नान सही से करा ले तो गंगा नहा ले। हमने आपको भीड़ की वो तस्वीरें दिखाई जो आज दिन भर हमारे पास आती रही और यकीन मानिए इस वक्त भी हजारों लाखों लोग बसों में, ट्रेन में और अपने निजी वाहनों में बैठकर प्रयागराज का रुख कर रहे होंगे। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आज महाकुंभ में 43वें दिन संगम तट पर शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में करीब 63 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। वैसे इस महाकुंभ में सियासी गूते भी खूब लगाए जा रहे हैं। आज सियासी घमासान का नया चैप्टर शुरू हुआ यूपी विधानसभा से, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। देखते ही देखते बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान छिड़ गया और एक दूसरे की जानवरों और पक्षियों से तुलना होने लगी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं। होश में रहते हैं कि नहीं, यही हमको पता लगाना है। इनको दृष्टि दोष हो गया है, मानसिक रोग हो गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ यह जनसैलाब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको देखें तो इनको समझ में आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि उसको समाप्तवादी पार्टी ही बनना है, तो हम उसको कैसे रोकेंगे? हम तो चाहते हैं समाप्तवादी पार्टी बने। जो लोग व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाए वो लोग गिद्ध और सुअर हैं। जो लोग सरकार में हो करके हजारों रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद भी मासूम बच्चे, मासूम बेटियां और मासूम बहनों की मौत हो गई। उनका ध्यान प्रदेश पर नहीं है, उनका ध्यान जनता पे नहीं है। वो अखबार की हेडिंग क्या बनेगी इसको देखते हैं। सोचना है कि मुख्यमंत्री को मर्यादा में रहकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।